आदाब मारो अपने राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीकानेर को मिले नए अस्पताल की सौगात, सीएम विजय लाल शर्मा ने किया उद्घाटन। राजस्थान के सीएम विजय लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी, दौसा के सालावाल जेल से आई कॉल। पुलिस ने कांवड़ियों पर चलाई लाठियां, दुकानों में तोड़फोड़, कुंड में नहाने पर हुआ विवाद। राजस्थान विधानसभा में आयोजित युवा सांसद समारोह, गरजी छात्रा नेहा राठौर शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां राजस्थान विधानसभा में आज शाम राज्य का बजट पास होगा। इससे पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल होगा। इसके बाद में एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस होगी। शाम को सीएम विजय लाल शर्मा बिल पर बहस का जवाब भी देंगे। विवाहित महिला, राज्य सरकार के ध्यान में आया कि ऐसे व्यक्ति जिसमें विवाहित महिला भी सम्मिलित हैं, जो कि अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवासरत है। मेरा पहला प्रश्न है कि जब आप इनको स्थायी निवासी मान रहे हैं, हमारी शादीशुदा महिलाओं को, तो फिर इनका माइग्रेट शब्द से आप इनको अपमानित क्यों करना चाहते हैं, जब ये हमारे स्थायी रूप से मूल निवासी हैं? मेरा पहला प्रश्न है कि क्या ये शादीशुदा महिलाओं को आप माइग्रेट शब्द हटाकर स्थायी मूल निवासी मानने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं है? जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, ये परिपत्र 16/8/2021 का हमारे विभाग का है। इसमें ईडब्ल्यूएस के संबंध में जारी किया गया है। ईडब्ल्यूएस एक्चुअली इनकम बेस है, इसमें जाति और मूल निवास से संबंधित नहीं है। प्रश्न के तीनों खंड में हमने उत्तर दे दिया है कि राजस्थान से बाहर की कोई महिला अगर किसी राजस्थान के मूल निवासी विवाह कर लेती है, उसको मूल निवासी यहाँ का मान लिया जाता है। और इसमें जो परिपत्र ईडब्ल्यूएस का है, जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड पे अगर कोई वीक होते हैं उसको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में दिया गया, इसलिए ये जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर है, इसलिए ऐसा कोई अभी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है माइग्रेटेड, और फिर भी चाहे ईडब्ल्यूएस महिला हो चाहे अन्य कोई महिला हो, इस राजस्थान प्रदेश में शादीशुदा को आप मूल निवासी मानते हो, तो किसी भी शब्द में महिलाओं के लिए माइग्रेटेड शब्द क्यों लिखा जा रहा है? एक नंबर। 2 नंबर में कह रहा है कि माननीय सभापति, ईडब्ल्यूएस की जहां बात है, भारत सरकार 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों का निर्धारण किया। आपकी डबल इंजन की सरकार है। पिछली सरकार ने, माननीय गहलोत साहब ने ईडब्ल्यूएस में तो वहीं राजस्थान विधानसभा में शनिवार यानी 27 जुलाई को स्कूली छात्रों की युवा संसद की बैठक आयोजित की गई। युवा संसद कार्यक्रम में प्रतिभागी स्नेहा राठौर ने कोचिंग सेंटर्स पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। युवा संसद कार्यक्रम में प्रतिभागी स्नेहा राठौर ने आगे कहा कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या ये पर्याप्त है? The erosion of trust of people in the government is the main reason as a threat to our democracy. कहने का अर्थात ये है कि ये विश्वास ही है लोगों का सरकार में, जो सूत्रधार है किसी भी लोकतंत्र को महान बनाने का। पर अब विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए, जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। बीच एनटीए स्कैम, बीच जेई के पेपर बिकना, या फिर यूपीएससी के आला अफसरों का पकड़ा जाना। और हमारी माननीय सरकार तो ऐसी है, they pretend that they are working on it, but the fact we all know कि हो तो कुछ नहीं रहा। And they talk about transparency, unbiasedism, what an hypocrites they are। इतना ऐसा कितनी बार हुआ है जब बच्चों ने किसी सर्वे की रिपोर्ट मांगी हो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आई हो, या आपने कल ही वो रिपोर्ट पेश कर दी हो। How many times have it happened? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। We have the largest constitution. Even our legal laws are stronger than USA. But where we lack
is the implementation of these laws. And the reason? Corruption, political interest. We never know when this precious circle of studies become the vicious circle of political interest. And here, I would like to urge this entire hall that we don't need government. अरे लोगों का तो विश्वास ही नहीं है. जहां विश्वास ना हो, वहां कोई regulatory framework कैसे चल सकता है? When people are dying, when the kids are dying, how can you say कि आप कोई regulatory framework देंगे और लोग उसको अंधाधुंध विश्वास करेंगे? तो वहीं राजस्थान के बीकानेर जिले में संत श्री दुलाराम कुलरिया हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। आपको बताते चले कि नर्सिंग इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एमडी नरसी कुलरिया ने अपने पिता की सोच को आगे बढ़ाते हुए इस अस्पताल को बनवाया। सीएम भजनलाल शर्मा और साथ ही राज्यपाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि समाज के साथ चलने वाले, समाज का ध्यान रखने वाले, समाज के ऐसे कार्य करने वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रहे। मैं ऐसे भाई संत राम दुलारिया जी की पुण्य स्मृति में चिकित्सालय का निर्माण हुआ है। ये भवन मानव मात्र की सेवा के प्रति कृत संकल्प है। संत दुलाराम जी ने समाज सेवा को अपना जीवन मंत्र माना। गौ सेवा के माध्यम से उन्होंने पशु कल्याण का संदेश दिया। करुणा एवं तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार जन जन तक मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आमजन को घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, इसके लिए स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आज अस्पताल लोकार्पण का मौका ऊपर मंच पर विराजोड़ा धर्म में ध्वजा अक्षर राखने वास्ते भगवानों भेद धारण कर इन समाज में धर्मला मार्ग माते सन्मार्ग माते चलावनी अंदर प्रेरणा देने वाला सदैव श्री क्षमाराम जी महाराज मंच पर विराजोड़ा सदैव भजनलाल जी महाराज मंच पर विराजमान सत्य राजूराम जी महाराज आज धर्म सभा में और एक पवित्र मौका ऊपर हमारे सबके बीच में संत दुलाराम जी परिवार का मान बढ़ाने वास्ते और वो सेवा का संकल्प ले और अपना पिताजी की प्रेरणा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शनिवार देर रात करीब 2 बजे फोन कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। कॉल जयपुर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में की गई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि कॉल दौसा के सालाबार स्थित विशिष्ट जेल से की गई थी। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने बताया कि रात में ही जेल में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस को धमकी देने वाले के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। आरोपी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल निवासी नीमो दुष्कर्म मामले में जेल में बंद है। उसने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी आखिर क्यों दी, इसका पता लगाया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। आज सुबह 7:30 बजे हमारे दौसा पुलिस अधीक्षक आदरणीय रंजिता शर्मा जी को एक टेलीफोन प्राप्त हुआ उच्च अधिकारियों का जयपुर से कि किसी व्यक्ति ने आपके सालावास जेल से या इस लोकेशन से एक कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर थ्रेट दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री से रिलेटेड थी वो थ्रेट। उसको दस्तयाब करने, उसका निरीक्षण करने या उसकी वेरिफिकेशन के लिए एसपी साहब ने निर्देश फरमाए। हमारे यहाँ के लोकल सीईओ हैं, यहाँ के नांगल राजौतान के, हमारे आसपास के एसएचओ, इन सबको बुलाया। सावन का आज दूसरा सोमवार है। श्रावण मास का सोमवार व्रत शिव पूजा के लिए विशेष माना जाता है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि यानी 29 जुलाई के दिन सुबह से शाम तक 5:55 तक, उसके बाद से ही षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। शिव भक्तों की शिवालयों पर भीड़ लगी हुई है। झारखंड महादेव, ताकेश्वर महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित प्रदेश के शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में आज शिवालयों में
भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। शहर के शिवालय हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ में गुंजायमान हो रहे हैं। सावन मास का दूसरा सोमवार है। दूसरा सोमवार होने के साथ साथ में आज जो है दो संयोग बन रहे हैं। एक तो गंडमूल नक्षत्र होने के कारण गंडमूल योग और वृद्धि योग बन रहा है। आज शंकर भगवान की जो भी बड़ी मनोकामना, जो भी मन से जो पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी। यहाँ पर दूर दूर से जो है भक्त जल चढ़ाने के लिए आते हैं और दूर दूर से आने वाले सभी भक्तों का। तो वहीं आज अजमेर में भी श्रद्धालु भोले बाबा के मंदिर में नजर आए, जहां भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की। जोधपुर के शिवालयों में सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। अलग अलग शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गोल बिल्डिंग स्थित जावेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु शिव आराधना कर रहे थे। मोहनपुरा स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की धूम थी। तो वहीं महल थी श्रीधर महाराज के नेतृत्व में पूजा अर्चना हो रही थी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पुष्कर के महादेव घाट की हैं, जहां पर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं है, शिवलिंग नहीं है। भगवान शंकर की अनूठी पूजा यहां पर होती है। यहाँ पे सर ये खास बात है कि यहाँ पे 108 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है और हर सोमवार को मतलब वो हर सावन में यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है दर्शन के लिए और पुष्कर में ये बहुत मान्य है। यहाँ पे मतलब कि इस बार सावन भी सोमवार से शुरुआत हो, सावन सोमवार को ही खत्म हो रहा है। सबसे खास बात तो ये है यहाँ पे माहौल रहता है। पुष्कर सबसे नज़दीक में है, बिल्कुल पास में। कभी भी आए तो मतलब कि यहाँ पे दर्शन करके जरूर जाए। सर जोधपुर से आया हूँ, हर सावन में आता हूँ, सावन के सोमवार करता हूँ। शिव जी के प्रति आस्था है और 108 शिवलिंग पे जो जल चढ़ाने के बाद में जो तृप्ति का एहसास होता है, शिव जी से साक्षात मिलने का जैसा तृप्ति का एहसास होता है वैसा। वही खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर मंडल को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सितंबर से अक्टूबर तक वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। पिछले कई सालों से बीकानेर मंडल में रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीय बजट पर चर्चा करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2 महीने बाद बीकानेर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चलेगी इस बारे में अभी पता नहीं चला है। ऐसा माना जा रहा है कि वंदे भारत बीकानेर से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। बीकानेर के लोग काफी समय से वंदे भारत ट्रेन की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके लिए काफी समय से प्रयास भी किए थे। वंदे भारत ट्रेन संचालित किए जाने की घोषणा बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में इसके बाद से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं तीर्थराज लोहगढ़ में पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठी बजवाई। सूर्यकुंड में स्नान करने के दौरान लोगों की संख्या बढ़ी। होमगार्ड और पुलिस के जवानों ने रोका तो पुलिस और कांवड़ियों में बहस हो गई। इसके बाद वहां पर स्थिति नियंत्रण में नहीं रही तो पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने कांवड़ियों पर लाठी भाजी। दुकानों में तोड़फोड़ भी हुई। सूचना पर गोड्रा थाना अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। तीर्थराज लोहागढ़ में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया। तो वहीं गोटवा थाना अधिकारी ने बताया कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। तो वहीं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और पूर्व ओलंपिक कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने रविवार को पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में मनु भाकर को कांस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। कर्नल राठौर ने एक वीडियो के जरिए संदेश दिया और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन ही बहुत पदक जीतने की शुभ संकेत मिलते हैं और इससे सभी खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद हो गए। उन्होंने कहा कि कई सालों की मेहनत रंग लाई है। पदक जीतने की शुरुआत हमारी बेटियों ने की है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। देखिए, ओलंपिक सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के तुरंत बाद पहले ही दिन भारत का पदक आता है, तो और वो भी शुरुआत होती है तो हमारी बेटियों से शुरुआत होती है। बहुत ही शुभ है और मुझे यकीन है वहाँ पर सभी खिलाड़ियों का जो हौसला है वो 7वें आसमान पर होगा। हर खिलाड़ी वहाँ पदक के लिए लड़ने को तैयार है। मेरी मनु भगर को, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टारगेट ओलंपिक पोडियम चलाया, जो खेलो इंडिया चलाया, उससे
शानदार नतीजे आने वाले हैं। पिछले ओलंपिक्स में भी आए थे, इसमें उससे भी बेहतर नतीजा आएगा। मेरे जितने भी 117 खिलाड़ी वहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स। तो वहीं पूर्व विधायक चेतन डोरी ने प्रेस वार्ता करते हुए विधानसभा में विधायक यूनुस खान के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल की टेंडर प्रक्रिया और कामों में कोई गड़बड़ी है तो जांच कराएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूनुस खान की स्थिति अजीब हो रखी है, क्या रखवाऊं क्या नहीं करवाऊं, जनता से चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहे तो अनगढ़ बयानबाजी शुरू कर रहे हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। कि मैं विधायक बन जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा, तब आप लोगों को ये काम दे दूंगा, वो काम दे दूंगा। मेरे विधायक रहते हुए मेरे समाज के कुछ बच्चे या अन्य समाजों के कुछ बच्चे उन्होंने टेंडर लिए, टेंडर प्रक्रिया के तहत लिए। अब ये क्या है कि उन लोगों की महत्वाकांक्षा जिन लोगों से वादे किए थे, जैसे कि उन्होंने व्हाइट डे का वादा किया था, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये अनर्गल और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूं अगर ऐसी कोई बात है तो ये सामने लेके आए। पत्रावालियां कुछ गायब थी, इसकी इन्होंने चर्चा की। तो वहीं राजस्थान के करौली में भारत विकास परिषद शाखा के द्वारा 52वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन 103 रक्तदाताओं ने कुल 103 यूनिट रक्त दान किया। तो वहीं रक्तदान शिविर स्वर्गीय रामवती देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय ठाकुर दिलीप सिंह जादौन रामपुरा वालों के सहयोग से सरकारी अस्पताल करौली में इसका आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि रक्त की कमी और गर्भवती महिलाओं हेतु आवश्यकता को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया। तो वहीं डिंपल मीणा हत्याकांड मामले को लेकर मीणा समाज की विशाल महापंचायत की गई। ये बैठक क्षेत्र के कदम कुंडी घासी राम बाबा के मंदिर पर आयोजित की गई। महापंचायत में नाबालिग डिंपल को न्याय और सीबीआई जांच की मुख्य मांग सरकार के समक्ष रखी गई। महापंचायत में सर्व समाज के हजारों लोग भी शामिल हुए। महापंचायत मोन्टेगा भीम विधायक घनश्याम मेहर भी यहां पर पहुंचे। विधायक के पहुंचते ही महापंचायत में स्टेज के माध्यम से विधायक की बेइज्जती भी की गई। क्या कुछ हुआ देखिए। वहां प्रदेश में आगामी दिनों में मानसून सक्रिय होने से कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर, पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश रविवार को भी महसूस की गई। तो वहीं भीलवाड़ा, बारां और साथ ही कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिले में कहीं कहीं बारिश देखी गई। भीलवाड़ा जिले में भी बारिश ज्यादा दर्ज की गई। तो वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश भीलवाड़ा के कोटरी में 127 मिलीमीटर, पश्चिम राजस्थान के बीकानेर में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो वहीं 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 41.6 डिग्री गंगानगर और सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 31.0 डिग्री श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रदेश को एक बार फिर टाइगर स्टेट बनाने की शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघ वाला प्रदेश है, जहां बाघों की आबादी बढ़कर 785 पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश सीएम ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं भेजते हुए सीएम ने लिखा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भारत के अधिकांश बाघों का घर है। मध्य प्रदेश में अपनी इस उपलब्धि को इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम भी बढ़ाए हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि बाघों के संरक्षण को बढ़ावा दें, इसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें, पर्यावरण संतुलन की दिशा में सदैव कार्य करते रहें। बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते। हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज़्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पहुंच गए। ये देश में सबसे अधिक है। प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में 296 बाघ बढ़े हैं। तो वहीं प्रदेश के बाघ प्रदेश बनने का पहला कारण गांवों का वैज्ञानिक विस्थापन है, दूसरा बड़ा कारण ट्रांसलोकेशन है और साथ ही तीसरी बड़ी वजह हैबिटेट विकास, जिससे प्रदेश में बाघों की आबादी बढ़ने में मदद मिली है। आज इस अवसर पर समारोह का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ अकील का निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। आरिफ अकील भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए, जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण, जेल और खाद्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरिफ अकील पहली बार 1990 में विधायक बने। आपको बता दें कि खराब सेहत की वजह से आरिफ अकील ने साल 2023 में भोपाल उत्तर सीट से अपने बेटे को टिकट दिलवाया था। फिलहाल आरिफ के बेटे आतिफ अकील मौजूदा वक्त में भोपाल उत्तर से विधायक हैं। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। दीजिए इजाजत। आदाब।